अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमें कहा गया है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर देखें तो हमें इक्वेशंस गिवन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही जिस तरह हमने पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल किया है, और उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने हल किया था क्रैमर रूल से, और उसके बाद जो हमने हल किया था उसको इन्वर्स मैट्रिक्स फॉर्म से हल किया था। अब हम इसको हल करेंगे बाय रिड्यूसिंग द अगमेंटेड मैट्रिक्स एचलान फॉर्म एंड रिड्यूस एचलान फॉर्म। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है एचलान फॉर्म से, उसके बाद जो है वो इसी क्वेश्चन को जो है वो रिड्यूस एचलान से हल करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमें इसको एचलान फॉर्म से जो है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो तीन इक्वेशंस हैं इनको हम अगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब इस अगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म किसे कहते हैं? अब यहाँ पर देखें तो मैंने इन दोनों को जो है वो, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था इसको एक मैट्रिक्स के अंदर लिखा है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर लिखने का मतलब ये है कि हम यहाँ से इनके जो कोफिशिएंट लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट लिए हमने पहले, ठीक है, फिर हमने वाई के कोफिशिएंट जो है वो लिखे, और फिर हमने जेड के जो कोफिशिएंट लिखे, और उसके बाद ये डॉट्स डाले। डॉट डालने के बाद यहाँ पर इक्वल नहीं डालेंगे, हम ये वाली जो साइड है, जो राइट हैंड साइड होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, उसको भी इसी के साथ जो है वो लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको हम बोलते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब ये है कि जब राइट हैंड साइड को इकट्ठा इससे हमारे पास मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ लिख दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमने एगमेंटेड मैट्रिक्स को आगे लेके चलना है, इसको सॉल्व करना है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? एचलान फॉर्म में। एचलान फार्म से, और बाद में रिड्यूस एचलान फार्म से हल करेंगे। तो एचलान फार्म क्या होती है, उसको जब हम इसको वो शिफ्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे एचलान फार्म में, तो तब आपको मैं जाके बता दूंगा कि एचलान फार्म से क्यों कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि सबसे पहला जो स्टेप मैंने इसको एचलान फार्म में जाने के लिए करना ये है आपने, कि ये जो पहला एलिमेंट होता है ये वन बनाना है। अगर आपके पास वन है तो ठीक है, लेकिन पहले आपने इसको क्या कर देना है? वन बना देना है। कोई ऑपरेशन लगाना है, अगर यहाँ पर टू होता तो हम इसको पूरी रो को जो है वो टू पर क्या कर देते? डिवाइड कर देते, और यहाँ पर क्या बन जाता? वन। तो लेकिन ये पहले ही वन है, हमें इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो दो एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने बनाना है ज़ीरो। तो इन दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कोई एक ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेशन का इस्तेमाल किस तरह करेंगे कि ये जो रो है ये हमारे पास R2 है, और ये जो रो है ये R3 है, और ये जो पहले वाली रो है इसको बोलते हैं R1। तो आपने R1 के, क्योंकि R1 तो हमारा पहला वन है, ये मैंने पहले बोला कि आपने इसको वन बनाना है, और इसके दोनों जो दो एलिमेंट नीचे हैं इन दोनों को जो है वो ज़ीरो करना है। तो हमने इसको, तो ये तो पहले वन बना हुआ है तो हमने इसको एज इट इज़ वैसे लिख दिया। लेकिन इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए हमने कौन से ऑपरेशन लगाए? ये वाले ऑपरेशन जो है वो हम साथ लिखते हैं। तो ये वाला ऑपरेशन जो है वो इसके साथ हमने लिखा। कौन सा ऑपरेशन? R2 - 2 R1। मतलब ये है कि हमें इसको ज़ीरो करना था। इसको ज़ीरो करने के लिए मैंने क्या किया कि R2 में से ये जो रो टू है इसको क्या किया कि R1 को दो से ज़रब दी, और दो इसमें से क्या कर दिया? माइनस। देखें, जब इसको दो से ज़रब दे के इसमें से माइनस करेंगे तो दो माइनस दो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह अगर इसको, इस एलिमेंट को दो से ज़रब दे के इसमें से माइनस किया है, तो फिर बाकी सब एलिमेंट को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पर जब हम करेंगे पहला ऑपरेशन लगाएंगे कि R2, ठीक है, -2 R1। तो ये बात ध्यान में रखना है, जिस रो ने चेंज होना है वो पहले लिखी जाती है। R2 मैंने पहले लिखा है, मतलब इसको हमने चेंज करना है। R2 - 2 R1, मतलब R1 को दो से ज़रब दे के इसमें से क्या कर देंगे? माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर R2 का पहले एलिमेंट लिखेंगे -2 R1। R1 का जो है वो बाद में लिखा जाएगा, R2 का पहले लिखा जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा? 2, और इसको दो से ज़रब दी तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 - 2 ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो से इसको ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो एक में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -3। अब ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप ये ना करें कि 4 यहाँ पर बन गया तो 4 में से एक नहीं। यहाँ पर देखें, R2 का एलिमेंट पहले लिखना है, मतलब 1 - 4 करना है, तो हम -3 आएगा। तो यहाँ पर भी जब 2 आएगा तो 2 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसको जब 2 से ज़रब देंगे तो 4, तो -1 और -4, तो आंसर कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा।
इसी तरह हम आगे चलेंगे तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए, ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब इसको ज़ीरो बनाने के लिए भी आप यही करेंगे कि इसको 2 से ज़रब दे के इसमें से क्या करेंगे, माइनस। जब इसको 2 से ज़रब देंगे तो ये रो कौन सी है हमारे पास, R3 है, तो मैं लिखूँगा R3 माइनस 2R1। तो इसको भी हमने यही किया कि इसको 2 से ज़रब दे के इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह इसको भी 2 से ज़रब दे के इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। तो 3 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर जब 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 -2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। मैंने ये पहले बोला है कि जिसको आपने सिफर करना है उसका एलिमेंट पहले लिखना है। यहाँ पर ऑपरेशन के अंदर भी ऐसे ही है, या फिर आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे जाएँ सिंपल सी, ठीक है, टेक्निक से। तो अब यहाँ पर इसको एक मतलब मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो मैं अगर ये जो है हमारे पास तीसरी रो वाला जो पहला एलिमेंट है, जो 3 है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि इस ऊपर वाले इस 2 को किससे ज़रब देनी है, 2 से ज़रब देनी है, और इस 3 में से क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 माइनस, ठीक है, और 2 को ज़रब देनी है किसे, 2 से ही, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास क्या है, 2। तो देखें 3 माइनस क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखेंगे, ये हर के लिए ऐसे ही करना है। मैंने सिर्फ आपको एक बताया कि ये एलिमेंट जो है वो पहले लिखना है, और ये एलिमेंट किसका है, ये R3 का है, ठीक है ना। और इसी तरह अब -1 को भी आप क्या करेंगे, 2 से ज़रब देंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, -3। इसी तरह इसको 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 2 पहले ही है, 2 से ज़रब दिया 4, तो हमारे यहाँ पर देखें तो ये 2 है पहले, तो आप इसको 2 से ज़रब दे दें तो 4, तो 9 यहाँ पर है पहले, ये वाला, ठीक है। 9 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 हमारे पास जो है वो दूसरा आंसर जो है वो शिफ्ट आ जाएगा। तो इसी तरह ये सारी रो के अंदर जो एलिमेंट थे, आपने ये यहाँ पर क्या हो गया, 0, और बाकी सभी के ऊपर यही ऑपरेशन आपने लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो हमारा जो दूसरा काम ये होता है कि जब ये वाला जो एलिमेंट है, जब हम डायगोनल बोलते हैं तो ये डायगोनल बनता है, ये वाला एलिमेंट, पहले ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट। तो डायगोनल का जो ये एलिमेंट है इसको आपने बनाना होता है 1। तो 1 बनाने के लिए आप ये करें कि इसको अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बटे के अंदर टर्म आ जाएगी, ठीक है ना, ये 5 3 पे कटेगा नहीं। तो आप सिंपल टेक्निक लगाएंगे, इस 1 को ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आएँ। तो इसका मतलब है रो R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो ये जो साइन है ये इंटरचेंज का है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, R2 माइनस R3। इसका मतलब पहले यहाँ पर 1 बनाना है, फिर आपने यहाँ पर 1 बनाना है। तो R2 और R3 को जब आपने इंटरचेंज किया तो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट ऊपर, जहाँ ये वाला जो है सारी रो ऊपर लिखेगी और ऊपर वाली जो है वो हमने नीचे लिख दी। तो यहाँ पर -1 आ गया। अब हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इस माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस पूरी रो को -1 से क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही ऑपरेशन आगे लिखा है कि -1 को मल्टीप्लाई कर दिया R2 से, तो ये देखें, ये 0 तो 0 रहेगा, ये नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और 5 पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस तरह जो है वो आपने यहाँ पर भी 1 बना लिया। अब 1 बनाने के लिए जिस तरह यहाँ पर 1 बनाया था तो नीचे क्या किया था, 0। अब यहाँ पर 1 बना है तो इस -3 को भी आपने क्या करना है, 0 करना है। अब इस -3 को 0 बनाने के लिए आप इस एलिमेंट का सहारा लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको 3 से ज़रब देंगे, ठीक है, एक को, और इसके अंदर जो है वो प्लस कर देंगे, क्योंकि -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो आप क्या लिखते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है ये किस रो का है, R2 का है। तो आप इसको 3 से ज़रब दें और इस R3 मतलब इस एलिमेंट के अंदर जो है वो जमा कर दें। तो आप यहाँ पर यही करेंगे, ऑपरेशन लिखा है मैंने कि R3 + 3R2, मतलब R2 को 3 से ज़रब दी और इसमें प्लस कर दिया। तो अब आप ये सारा ऑपरेशन इसी तरह करेंगे। देखें, हमने R3 के अंदर 3R2 मतलब इसको 3 से ज़रब दी, इसके अंदर ऐड किया तो 0 का 0 ही रहा। इसको 3 से ज़रब दे के इसमें जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जब इसको 3 से ज़रब देंगे और इसके अंदर जब जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 के अंदर ऐड करेंगे तो यही। यहाँ पर भी करेंगे कि 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई,
और इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 और माइनस यहाँ पर, तो ये आपस में 20 हो जाएंगे। 15 क्योंकि 3 से ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा 15, और 5 यहाँ पर मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा -20। तो ये हमारे पास देखें, पहले 1 बनाया, यहाँ पर 0, फिर 1 बनाया तो ये 0। अब आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये एचलान फार्म है। अब एचलान फार्म कैसे बनेगी, देखें, जब एचलान फार्म होती है तो जो पहला नॉन ज़ीरो, किसी भी रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट। ठीक है, तो लीडिंग एलिमेंट से पहले जो पहली रो है उसके उससे पहले कोई सिफर मौजूद नहीं है। जब दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट आया तो उससे पहले एक सिफर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जब तीसरी रो का जब लीडिंग एलिमेंट आया तो दो सिफर उससे पहले मौजूद हैं। तो देखें, इसी को एचलान फार्म कहते हैं कि जब हम पहली रो मतलब पहली से दूसरी रो के अंदर जाएं तो पहले के अंदर जितने लीडिंग कोफिशिएंट से पहले सिफर हैं उससे ज़्यादा जो है वो आगे वाली रो के अंदर मौजूद होने चाहिए। यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर क्या है, एक है। यहाँ पर जब लीडिंग कोफिशिएंट आया तो उससे पहले क्या है, दो। तो आगे वाली अगर कोई रो होती तो उससे इससे पहले क्या होने चाहिए थे, उससे पहले 3 होने चाहिए थे, कम से कम। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम मतलब उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मौजूद है ही नहीं इससे पहले। लेकिन जब दूसरी रो का लीडिंग कोफिशिएंट आया तो उससे पहले एक सिफर मौजूद था, जो ऊपर वाली से तो ज़्यादा है क्योंकि ऊपर वाली के अंदर तो एक भी नहीं है। तो जब उससे ज़्यादा ये वाली जो आई, तीसरी जो रो आई, तो इसके अंदर जब लीडिंग कोफिशिएंट आया तो उससे पहले यहाँ पर एक सिफर है तो यहाँ पर क्या है, दो सिफर मौजूद हैं। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कोई मैट्रिक्स तो उसको बोलते हैं एचलान फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये एचलान फॉर्म में बदल चुका है। अब आपने इसको जो है वो आगे मज़ीद हल करना है। मज़ीद अब कैसे हल करना है, देखें कि इनमें से आपने इक्वेशनें बनानी है। इक्वेशनें कैसे बनानी है कि ये जो एलिमेंट है पहला, इसके साथ आप x लगा देंगे, इसके साथ y, इसके साथ z, और ये जो है ये आप इक्वल डाल के 2 लिख देंगे। फिर आप इसके साथ x, इसके साथ y, इसके साथ z, और फिर इक्वल -5 के। इस तरह मैं लिख रहा हूँ, देखें। तो इससे इसके बाद बल्कि एक और काम हमने कर लिया है सिंपल करने के लिए, कि जो 9 है, 9 को 1 बनाने के लिए जो आपने इसको 9 के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि मज़ीद जो है वो सिंपल हो जाए। तो 9 था, 9 को आप इसको पहले इसको 1 बनाया था, फिर 1, और इसको भी क्या कर दिया हमने, 1 बना दिया। अगर आप ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बना लें तो बेहतर है। तो अब 1 के ऊपर 9 के ऊपर आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -20/9। ये तो ज़ीरो ही रहेंगे। अब आप उसको मैट्रिक्स इक्वेशन से लिखते हैं। देखें, इक्वेशन पहली इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पर क्या आ गया 1x, यहाँ पर क्या आ गया 2y, यहाँ पर क्या आ गया 1z इज़ इक्वल टू 2। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखें x वाला है ही नहीं क्योंकि x 0 है। अगर आप 0x लिख भी देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आएगा 1y + 3z। ठीक है, और उसके बाद -5। यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, सिर्फ क्या आएगा, z ही आएगा। तो आप z इज़ इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पर z की ही वैल्यू आएगी, और z इज़ इक्वल टू आएगा -20/9। तो यही हमने जो है वो फाइंड करना था, पहले इक्वेशनें बनानी थी, इक्वेशन को आगे जो है वो हल करना है। यहाँ से हमें सबसे पहले जो इक्वेशन मिली है, मतलब जो वैल्यू मिली है वो z की मिल गई है। ना हमारे पास अब y की वैल्यू है, ना हमारे पास x की वैल्यू है। तो आपने यहाँ से जब आप एचलान फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू मिल जाएगी और वो z वेरिएबल की होगी। ठीक है, उसके बाद आपने y और x की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर आपको मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करेंगे। देखें, तो अब यहाँ पर हम आगे हैं। यहाँ पर वही जो इक्वेशनें थी उनको मैंने नाम दे दिया, इसको 1 का नाम दे दिया, दूसरी को 2, और तीसरी को जो है वो 3 का नाम दे दिया। तो z की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, इसके लिए तो हमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने करना ये है कि जो z की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखें सिर्फ y और z वेरिएबल है, आप z को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने यहाँ पर अब काम किया है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो z की इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो मैंने पुट कर दी है। जब हम पुट करेंगे तो z की जगह पर क्या आ जाएगा जी, y वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, इस z की जगह पर -20/9 हमने लिख दिया। अब ये जो 3 है ये 20 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 60/9। यहाँ पर जो है वो 60/9 माइनस हो रहा है, उधर जाके इससे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब उस तरफ लेके गया तो यहाँ पर प्लस आया, और उसके बाद हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे
तो 1 इसके नीचे 1 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, और ये जो 60 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/9, और इसको मज़ीद अगर सिंपल करें तो ये 3 पे डिवाइड होते हैं दोनों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3। तो हमें यहाँ से देखें z हमारे पास पहले ही था और y की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें सिर्फ रह गया है x की वैल्यू। तो हम ये जो पहले हमने z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट की थी, अब हम z और y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही अब हम करेंगे कि जो वैल्यू है y और z की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो मैं पुट कर दूंगा। तो जब हम पुट करेंगे तो देखें ये पहला x वैसे ही आ गया 2, और y की वैल्यू ये जो थी 5/3, फिर हमारे पास z की जो वैल्यू थी -20/9, ये हमने पुट कर दी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये जो दोनों टर्में हैं ये उधर जाके 2 के अंदर जो है वो यहाँ पर 10 वाली जो है वो माइनस हो जाएगी, और 20 वाली उधर जाके प्लस में हो जाएगी। अब इनका अगर आप एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 एलसीएम आएगा, तो 9 एक 2 से ज़रब खाएगा तो आ जाएगा 18, 3 3 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 10 से ज़रब खाएगा तो 30, और ये 20 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मज़ीद जमा करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 8/9। तो हमें देखें सोल्यूशन फाइंड करना था। सोल्यूशन क्या होता है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो यही हमारे पास तीन जो है वो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी कि एक्स ये आ गया, वाई ये आ गया, और जेड जो है वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। तो अब हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये किससे किया है, एचलान फॉर्म से। तो 3 इक्वेशनें बनेंगी, 3 इक्वेशनों के बाद आपके पास एक वैल्यू तो मिल जाएगी, दूसरी 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऊपर वाली इक्वेशनों के अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हमें इसको एचलान फॉर्म से हल किया है, रिड्यूस एचलान में नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे कि रिड्यूस से जो है वो इसको कैसे हल किया जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।